नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 10 अप्रैल 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ईरान और यूएसए में जो सीज फायर साइन हुआ है, पाकिस्तान मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, तो इंडिया का क्या रुख होना चाहिए, इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। दूसरा आर्टिकल, चलो ये दूसरे वाला पहले ही डिस्कस कर लेंगे, लैंड इनइक्वालिटी से संबंधित आर्टिकल है। ये भी अच्छा आर्टिकल है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित। फिर लास्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे स्कॉलरशिप से संबंधित। अच्छी डिस्कशन होगी आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडियन एक्सप्रेस का, लैंड इनइक्वालिटी इन इंडिया से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, देखो रूरल इंडिया में ना, ग्रामीण भारत में जमीन सिर्फ खेती नहीं तय करती कि जिसके पास जमीन है वो खेती करेगा या नहीं करेगा। एक बहुत फेमस लाइन है कि लैंड सिर्फ एक एसेट नहीं है, लैंड आपकी एक आइडेंटिटी है। आपने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में सुना होगा, उनकी एक बुक है गोदान, बहुत फेमस बुक है, ज्यादातर लोगों को आपको पता ही होगा। तो इस बुक में ना, जो हीरो है ना, होरी, होरी का जो पूरा स्ट्रगल है किस पे फोकस्ड है, अपनी गाय और अपनी जमीन को बचाने पे पूरा फोकस है इस बुक में। होरी कैसे अपनी जमीन और अपनी गाय बचाता है। आप में से जिन्होंने ये बुक पढ़ी होगी आप बताइए वो कमेंट बॉक्स में। और ऐसी ऐसी चीजें देखो, हम ना जीएस आंसर्स में तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन हाँ ऐसे में यूज कर सकते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी की बुक का जिक्र ये ऐसे में हम यूज कर सकते हैं। गांव में देखो जमीन ना तीन चीजें तय करती हैं। सबसे पहली चीज इनकम, यानी पैसा कहां से आएगा। दूसरी चीज सोशल स्टेटस, जिसके पास जमीन है उसकी वाह, उसकी इज्जत, और जिसके पास जमीन नहीं है उसको कोई नहीं पूछता। जमीन नहीं है तो आपको कोई लोन नहीं देगा, बैंक वाले आपको लोन नहीं देंगे। और ब्रॉडली देखो हम लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को ना तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है लार्ज लैंड होल्डर्स। इनके पास ना गांव की सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी जमीन होती है। ये होते हैं गांव के बड़े लैंड होल्डर्स। और दूसरी कैटेगरी किसकी आती है, दूसरी कैटेगरी आती है छोटे और मार्जिनल फार्मर्स की। इनके पास देखो नाम नाम की जमीन होती है और मुश्किल से ये अपना गुजारा कर पाते हैं। और तीसरी कैटेगरी, इनके पास तो बेचारों के पास जमीन होती नहीं है, ये है भूमिहीन मजदूर, यानी लैंडलेस हाउस होल्ड्स। 1 इंच भी जमीन नहीं है और ये क्या करते हैं, ये बेचारे दूसरों के खेतों में दिहाड़ी करते हैं और अपना जैसे तैसे करके जीवन गुजारते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। बताइए कौन कौन सी तीन। सबसे पहले लार्ज लैंड होल्डर्स, दूसरा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, तीसरा भूमिहीन किसान यानी लैंडलेस वर्कर्स। अब देखो आजादी के बाद ना, हमने लैंड रिफॉर्म्स तो हम लेकर आए हैं, जैसे जमींदारी को हमने खत्म कर दिया, लैंड सीलिंग एक्ट भी हम लेके आए थे। पर देखो सच्चाई तो ये है कि ये जो लैंड रिफॉर्म्स हम लेके आए ना, पूरी तरह से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हुए। इसलिए लैंड में जो डिस्पैरिटीज है वो आज भी बहुत ज्यादा जिंदा है। हाल ही में ना एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। और ये जो रिपोर्ट थी ना 2011 के सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के आधार पे थी और बहुत बड़ा सैंपल लिया था। तो रिपोर्ट में ऐसा नहीं कि बहुत छोटा साइज लिया गया सैंपल का, बहुत बड़ा सैंपल साइज लिया गया। 650 मिलियन इंडिविजुअल्स और 2,70,000 विलेजेस को कवर किया गया ये रिपोर्ट निकालने के लिए। और इस रिपोर्ट में क्या पता लगता है, रिपोर्ट में देखो ये पता लगता है इंडिया में ना टॉप 10% जो रूरल फैमिलीज है ना, वो इंडिया के टोटल लैंड का ना 44% होल्ड करती हैं। टॉप की 5% जो अमीर रूरल फैमिलीज है ना, उनका 32% लैंड पे कब्जा है। और टॉप 1% अमीर रूरल फैमिलीज का ना देश के 18% लैंड पे कब्जा है। और 46% जो रूरल हाउस होल्ड्स है ना, वो कंप्लीटली लैंडलेस है, उनके पास में कोई लैंड है ही नहीं। और जिनके पास जमीन है, जिनके पास जमीन है, सिर्फ उनका हम अगर लैंड होल्डिंग, एवरेज लैंड होल्डिंग साइज निकाले ना, तो ये 6.2 हेक्टेयर निकलेगा। याद रखिएगा, पूरी पॉपुलेशन नहीं काउंट कर रहे हैं, सिर्फ जिनके पास में लैंड है ना, सिर्फ उनका लैंड होल्डिंग साइज हम काउंट कर रहे हैं। लेकिन यहां भी एक कैच है, वैसे तो देखो जमीन बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है,
बट अभी भी टोटल कंट्रोल जो है वो बड़े लैंड होल्डर्स के पास में है, इसलिए ये एवरेज साइज जो है वो थोड़ा बड़ा आ गया, 6.2 हेक्टेयर। गिनी कोफिशिएंट जो इनइक्वालिटी बताता है, ये क्या है? गिनी कोफिशिएंट इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं, इनइक्वालिटी मापने का एक स्केल है। इसमें हम ना स्कोर देते हैं 0 से 100 के बीच में। अगर मान लो स्कोर 100 है तो इसका मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी है, और स्कोर 0 है तो मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है। तो स्कोर 0 होना चाहिए, हायर स्कोर मतलब हायर इनइक्वालिटी। समझ गए? अब आगे आएगा ये गिनी कोफिशिएंट का यूज क्या है, क्यों मैंने बताया, अभी आगे बताता हूं। अब ना आप ना अलग अलग राज्यों का हाल देख लीजिए। जैसे बिहार का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बिहार का एग्जांपल देखिए, एक सेकंड रुकिए। ये रहा बिहार। बिहार में ना लैंड कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है। वहां ना अगर आप एवरेज गांव की हालत निकालोगे ना, वहां पे टॉप का एक घर गांव का 20% लैंड जो है वो ओन करता है। इतना ज्यादा लैंड कॉन्सेंट्रेशन है बिहार में। मतलब एक एवरेज गांव में आप जाओगे तो एक घर के पास में पूरी गांव की 20% लैंड आपको मिलेगी। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा थोड़ा कम है, 7.3% है 20% के बजाय। राजस्थान और यूपी, यहां पे देखो लैंडलेसनेस ना थोड़ी कम है बिहार और मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में। क्यों कम है इसका फैक्टर अभी आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा सा बस डेटा बता रहा हूं आपको। और फिर पंजाब, पंजाब देखो एग्रीकल्चरली ना सबसे ज्यादा एडवांस स्टेट है। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है यहीं पे आया, लेकिन पंजाब में ना लैंडलेसनेस सबसे ज्यादा है। यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ ले कि 73% लैंडलेसनेस पंजाब में, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो वहां पे ना खेती हाईली मैकेनाइज्ड है, जमीन बहुत ज्यादा महंगी है, और ज्यादातर जो मजदूरी है ना वो माइग्रेंट्स करते हैं। जमीन कुछ ही अमीर लोगों के हाथ में लिमिटेड है, तो बहुत ज्यादा लैंडलेसनेस है पंजाब में। तो गिनी कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था, इनइक्वालिटी को मापने का तरीका है। अब केरला में इनइक्वालिटी सबसे हाईएस्ट है। केरला में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है इनइक्वालिटी। वहां पे तो गिनी स्कोर लगभग 9 है, 90 है। ज्यादा स्कोर मतलब ज्यादा इनइक्वालिटी। तो केरला के बाद में बिहार, पंजाब, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल आते हैं। कर्नाटक और राजस्थान में जो इनइक्वालिटी है ना रिलेटिवली कम है। फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अच्छा ये देखो, ये आ गया अब ड्राइवर्स ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब एक देश में इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी क्यों है लैंड को लेके, तो कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस आप देखिए। सबसे पहला है एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस। अगर देखो मान लो किसी जगह पे किसी रीजन में मिट्टी फर्टाइल है, उपजाऊ है, और मार्केट भी बिल्कुल पास है, तो फिर देखो वहां पे ना इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि देखो अच्छी जमीन सबको चाहिए, और अच्छी जमीन पे सबसे पहले कब्जा किसका होता है? पावरफुल लोगों का होता है। यानी जो ताकतवर लोग हैं ना वो अच्छी जमीन पे जल्दी कब्जा कर लेते हैं, और कमजोर लोगों के पास में, वल्नरेबल सेक्शंस के पास में वो अच्छी जमीन नहीं बचती। तो ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन कास्ट सिस्टम। देखो जमीन और जात पात के बीच में ना एक बहुत गहरा रिश्ता है। आप ये देखोगे कि जिन एरियाज में शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है ना वहां पे इनइक्वालिटी भी ज्यादा है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि देखो हिस्टोरिकल रीजंस हैं। जो एससी कम्युनिटी के लोग थे ना, पास्ट में उनके साथ में काफी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनको जमीन रखने का अधिकार नहीं दिया जाता था। इसलिए वहां पे जहां पे एससी कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं वहां पे लैंडलेसनेस ज्यादा है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर पैराडॉक्स। देखो आमतौर पे तो हम ये सोच लेते हैं कि जहां पे हाईवेज हैं, टाउन्स हैं, रेलवेज हैं, वहां पे गरीब का भला होगा। मतलब गरीब की जमीन है, बीच में से हाईवे निकल गया तो एरिया डेवलप हो जाएगा, गरीब का भला हो जाएगा। लेकिन आंसर है नो, वहां पे इनइक्वालिटी ज्यादा होती है। जैसे ही देखो हाईवे बन जाता है ना, जमीन के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब गरीब किसान ना मजबूरी में वो जमीन बेच देता है अमीर रियल एस्टेट लोगों को, और डेवलपमेंट तो आती है लेकिन फायदा गरीब लोगों को नहीं होता, डिस्पैरिटीज आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट हिस्टोरियल लिगेसी। देखो अंग्रेजों ने, आपको पता है ना, अलग अलग एरियाज में अलग अलग लैंड सेटलमेंट सिस्टम चलाए थे। मतलब रेवेन्यू सिस्टम अलग अलग था अलग अलग एरियाज में। बताओ, प्री का क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे
महल, कौन कौन से थे? रेव तिवारी था, परमानेंट सेटलमेंट था, और तीसरा मैं पे नाम था ना, महलबारी, जो भी थे, मतलब तीन थे मेन मेन जो रेवेन्यू वाले सिस्टम थे। कहाँ कहाँ पे थे आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, ठीक है? तो पॉइंट ये है यहाँ पे, जिन एरियाज में जमींदारी सिस्टम था ना, यानी परमानेंट सेटलमेंट था, वहां पे आज भी इनइक्वालिटी ज्यादा है। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी राजा महाराजाओं के अंडर जो स्टेट्स थे ना, वहां पे लैंडलेसनेस ना थोड़ी कम है रिलेटिवली, और इसलिए इनइक्वालिटी भी कम है। और लैंड इनइक्वालिटी होती है तो क्या होता है? सबसे पहले तो देखो पुवर्टी ट्रैप, मतलब जो रूरल गरीबी है वो लगातार बढ़ती रहती है। गरीब जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी बन के रह जाता है। फिर नेक्स्ट है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जमीन देखो छोटे छोटे हिस्सों में बट जाती है अगर इनइक्वालिटी ज्यादा है। छोटे किसान के पास आपको पता है ज्यादा बड़ी मशीनें नहीं होती, ट्रैक्टर नहीं होता, खाद के पैसे नहीं होते, इसलिए वो जमीन की फर्टिलिटी इंक्रीज नहीं कर पाता। नेक्स्ट है सोशल टेंशंस। जैसे पॉइंट पहले आया था ना, कास्ट और जमीन दोनों के बीच में गहरा नाता है। तो बिहार में ना 1990s में ना काफी वायलेंस हुआ था, कास्ट बेस्ड वायलेंस हुआ था, लेकिन उसका रूट कास्ट जो थी वो जमीन थी। तो जमीन में इनइक्वालिटी होती है तो कास्ट के बीच में सोशल टेंशंस भी बढ़ती हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन मतलब देखो, जैसे जिनके पास जमीन के कागज हैं उसे बैंक लोन नहीं देता, वो प्राइवेट साहूकारों के जाल में फंस जाता है। और सरकारी जो स्कीम्स है जैसे पीएम किसान स्कीम, वो भी मजदूरों को लाभ नहीं देती, वो ओनर्स को लाभ देती हैं। तो यहां पे ये है कि कुछ वर्ग जो है वो वंचित रह जाते हैं। तो वे फॉरवर्ड में क्या किया जाए? लैंड रिफॉर्म को दोबारा से रिवाइव किया जाए। टेनेंसी जो राइट्स हैं, मतलब जो टेनेंट्स हैं, मतलब जमीन का मालिकाना हक किसी और के नाम पे है और कोई और खेती कर रहा है, तो उन टेनेंट्स के राइट्स भी मजबूत किए जाएं। नीति आयोग का जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है उसे इंप्लीमेंट किया जाए। सारे लैंड रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज किया जाए। जैसे स्वामित्व स्कीम है, ड्रोन की सहायता से प्रॉपर्टी मैपिंग होती है जमीन की और प्रॉपर्टी कार्ड्स मिलते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट किया जाए कि छोटे छोटे जो किसान हैं अपनी जमीन को मिलाएं और मिला के खेती करें, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज करें, ट्रैक्टर्स का यूज करें। और जो लैंडलेस मजदूर हैं उनको क्रेडिट मिलना चाहिए कोलेटरल फ्री, बिना कोई चीज गिरवी रखवाए, क्योंकि उनके पास में गिरवी रखने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये सारे काम अपने को करने हैं। चलते हैं आगे। नहीं, आगे चलने से पहले ये की टर्म्स है जो आप यूज कर सकते हो। गिनी कोफिशिएंट ऑफ लैंड कंसंट्रेशन, एग्रेरियन सोशो इकोनॉमिक हायरार्की, एग्रो इकोलॉजिकल ड्राइवर्स ऑफ इनइक्वालिटी, ये आप यूज कर सकते हो। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन ऑफ लैंडलेस, इंफ्रास्ट्रक्चर इनइक्वालिटी पैराडॉक्स। ये 2021 में और 2016 में लैंड रिफॉर्म से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे थे। ये पीवाईक्यू है, आसान क्वेश्चन थे। और ये प्री का क्वेश्चन पहला आपको अटेम्प्ट करना है, आंसर्स आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये 250 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है और 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ईरान और यूएसए के बीच में सीज फायर साइन होने से संबंधित है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, सीज फायर जो है वो किसने मीडिएट करवाया? पाकिस्तान ने। शशि थरूर का आर्टिकल है, आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो वेस्ट एशिया जो है वो तो देखो हमेशा से काफी वोलेटाइल रहा है। मतलब एक ऐसी जगह है वेस्ट एशिया जहां पे हमेशा आग जो है वो लगी रहती है। और यूएसए और ईरान के बीच की जो ये दुश्मनी है नई नहीं है। मतलब 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था ईरान में, और उस इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद हमेशा से दोनों देशों ने ना एक दूसरे को शक की निगाहों से देखा है। और म्यूचुअल सस्पिशियन है दोनों देशों के बीच में, रिश्तों में गहरी खाई रही है 1979 के बाद से। और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी कभी काम नहीं आई दोनों देशों के बीच में रिश्तों को सुधारने में। लेकिन 2026 में तो ये जो खाई है वो जबरदस्त लेवल पे पहुंच गई, युद्ध स्टार्ट हो गया दोनों के बीच में। इवन यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने तो ये भी बात कह दी कि सिविलाइजेशन को खत्म करने वाली तबाही हम मचा देंगे ईरान में। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है कि ईरानियन जो सिविलाइजेशन है वो खत्म करने वाली तबाही हम मचा देंगे। अब ऐसे माहौल में देखो दोनों देशों के बीच में ना आग बुझाने के लिए एक ब्रिज चाहिए था।
समझ गए? अब वो ब्रिज जो है वो ना जनेवा में निकला ना दोहा में निकला। आमतौर पे जनेवा और दोहा जैसी सिटीज है ना, यहाँ पे युद्ध को खत्म करने को लेके वार्ता होती है। आप देखो, इतिहास उठा के देखोगे तो बड़ी बड़ी पीस जो है इन दो शहरों से आई हैं, खास करके जनेवा से। लेकिन इस बार वो हुआ जो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। इस बार दोनों देशों के बीच में आग बुझाई किसने? इस्लामाबाद ने, यानी पाकिस्तान ने। आज से नेगोशिएशन स्टार्ट हो रही हैं। सीज फायर तो साइन हो गया था 2-3 दिन पहले। आज से नेगोशिएशन स्टार्ट हो रही हैं ईरान और यूएसए के बीच में। कहां पे? इस्लामाबाद में। आप सोचोगे सर, पाकिस्तान जो खुद इकोनॉमिक क्राइसिस में रहता है वो कैसे पीस मेकर बन गया? तो राइटर ये बोलते हैं कि देखो, पाकिस्तान का पीस मेकर बनना, अब इंडिया के लिए तो देखो जाहिर तौर पे हमारे नेचुरल रिफ्लेक्स ऐसे होंगे, हम पाकिस्तान को नीचा दिखाएंगे। राजनाथ सिंह जी ने बोला भी सही कि हम दलाल देश नहीं हैं। लेकिन इंडिया को ना टेंशन में नहीं आना चाहिए। मतलब इंडिया को ना यहाँ पे स्टेट्समैन लाइक पोस्चर दिखाना चाहिए। मतलब समझदार एटीट्यूड या फिर मेच्योर जो रवैया है वो इंडिया को अपनाना होगा। अब राइटर ना यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, डिप्लोमेटिक फिग लीफ। डिप्लोमेटिक फिग लीफ का मतलब क्या होता है? देखो, फिग लीफ का मतलब यह होता है कि असली चीज को छुपाने का पर्दा। फिग लीफ क्या होता है? फिग लीफ का मतलब होता है असली चीज को छुपाने का पर्दा। तो हुआ ये, मतलब पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिक फिग लीफ है। कैसे? देखो, हुआ ये था कि यूएसए भी युद्ध से थक गया था, ईरान भी युद्ध से थक गया था, दोनों युद्ध से थक गए थे। तो दोनों ने ना पाकिस्तान को एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी फेस दिखाने का निर्णय लिया कि यार हम आपस में बात करेंगे तो यूं लगेगा मैं इसके सामने झुक गया या ये मेरे सामने झुक गया। तो वो नहीं चाहते थे दोनों ही, यूएस और ईरान। तो इन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान को एक पर्दे के रूप में लिया कि असली चीज हम छुपा सकें कि दोनों युद्ध से थक चुके हैं। समझ गए? तो पाकिस्तान यहां पे मुखौटा है। और पाकिस्तान जो मुखौटा है ना, उसका रोल भी खतरों से घिरा नहीं है। जैसे अभी एक विवाद हो गया था, जो सीज फायर साइन हुआ ना, तो सीज फायर में लेबनान शामिल है या नहीं है, इसको लेके विवाद हो गया। तो बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की गलती सामने आई कि उन्होंने यूएसए को बोल दिया लेबनान शामिल नहीं है, और ईरान को बोल दिया लेबनान सीज फायर में शामिल है। ऐसा मतलब कोई गलती सामने आई सोशल मीडिया पे। चलो वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी देखो, पाकिस्तान ने ना पीस करवाई इन दोनों के बीच में। सही बोलो तो मतलब औकात से बढ़िया खेला है पाकिस्तान। मतलब ऐसा उसका उतना रुतबा है नहीं जिस हिसाब से वो खेल गया है, और अच्छा खेला है अपने हिसाब से वो। मतलब पाकिस्तान अपने पर्सपेक्टिव से देखे तो बहुत बढ़िया खेल गया है। हमारे हिसाब से तो देखो, हमारा नेचुरल रिफ्लेक्स, जैसा शशि थरूर भी कहते हैं, यही होगा। हमारा तो दुश्मन देश है, हमारा दुश्मन देश अच्छा करेगा तो हमें तो बढ़िया नहीं लगेगा। मतलब उसका ग्लोबल पॉलिटिक्स में रुतबा बढ़ेगा तो हमें क्यों बढ़िया लगेगा भाई? समझ गए? अब इसके बाद में राइटर बोलते हैं, देखो क्वेश्चन ये उठता है कि ईरान और यूएस दोनों पाकिस्तान को पिवट क्यों मान रहे हैं? आप कनेक्टिविटी मैट्रिक्स देखिए। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था ना, तो मुनीर ने आसानी से यूएसए के राष्ट्रपति की बात मान ली थी। उसके बाद में जो ये फील्ड मार्शल मुनीर है पाकिस्तान के, ये यूएस के राष्ट्रपति से मिलने व्हाइट हाउस में गए थे। वो रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह भी लेके गए थे। तो यूएस के राष्ट्रपति को ना ये चीजें बहुत पसंद आती हैं। मतलब उन्हें स्ट्रॉन्ग जनरल्स बहुत पसंद आते हैं जिनसे वो डायरेक्टली डील कर सकें, और वो अपने देश में वो चीज वो इंप्लीमेंट करवा दे बिना किसी क्वेश्चन उठाए। तो तब से लेके इनकी दोस्ती ना बहुत बढ़ गई है। वैसे तो देखो, यूएसए में पाकिस्तान की उतनी कदर नहीं है। वहां के यूएसए के जो बाबू लोग हैं ना, वो पाकिस्तान को उतना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो देख चुके हैं किस प्रकार से अफगानिस्तान के समय में उन्होंने धोखा दिया था पाकिस्तान ने। लेकिन अब इनकी ना मुनीर की और शरीफ की ना पहुंच जो है वो सीधा यूएसए के व्हाइट हाउस तक है। तो बाबू लोगों से वो डील ही नहीं कर रहे हैं, यूएस के बाबू लोगों से वो डील नहीं कर रहे हैं, वो सीधा व्हाइट हाउस से डील कर रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है जिससे पाकिस्तान पीस मेकर की भूमिका निभा पाया। दूसरा फायदा पाकिस्तान को यह हुआ कि पाकिस्तान में ना शिया मुस्लिम्स की संख्या बहुत ज्यादा है। ईरान में भी शिया मुस्लिम्स हैं,
ईरान के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी जो शिया मुस्लिम्स की आबादी पाकिस्तान में है। और ईरान ना आज के समय में अपने पड़ोसियों को कैसे देख रहा है, यूएई, सऊदी अरेबिया, सभी देशों से तो उसकी लड़ाई हो रही है। टर्की पे उतना ट्रस्ट करता नहीं है ईरान, क्योंकि टर्की नाटो का मेंबर है। तो रो धो के ना पाकिस्तान ही उसका एक ऐसा पड़ोसी देश बचा जिसके साथ अभी उतनी टेंशन नहीं है। पास्ट में बेशक थोड़ा बहुत मनमुटाव इनका चलता है और बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट भी छोटा मोटा रहा है, लेकिन अभी बाकी पड़ोसियों के कंपैरिजन से पाकिस्तान ठीक ठाक देश है, दोस्त देश है ईरान का, मतलब जिसके साथ में उसका उतना नहीं चल रहा है लड़ाई झगड़ा। और दूसरा आप ये भी देखो ना कि पाकिस्तान का भी ना इस गेम में स्किन है, क्योंकि अगर ये युद्ध चलता रहता तो पाकिस्तान में सिया सुन्नी दोनों हैं, दोनों के बीच में दंगे हो जाते, दोनों के बीच में दंगे हो जाते। पाकिस्तान की सरकार के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि आप यूएसए का साथ दे रहे हो इस युद्ध में, जो कि गलत है। समझ गए? तो इसलिए पाकिस्तान दिल से चाहता था कि शांति आए, क्योंकि हमें नुकसान हो जाएगा अगर शांति नहीं आएगी तो। और फिर देखो इसके बाद में ना राइटर ये बोलते हैं, इंडिया को ना ज्यादा यूं नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे पीस मेकर बन गया। चाणक्य ये बोलते हैं कि अपने पड़ोसी के हर कदम पे नजर रखो। तो हमें पाकिस्तान के हर कदम पे नजर रखनी है, लेकिन अपने फायदे को कभी मत भूलो, ये चाणक्य बोलते थे। तो ना इंडिया को ना पुराने जीरो सम गेम माइंडसेट से हटना पड़ेगा। जीरो सम गेम क्या होता है? अगर उसका फायदा तो मेरा नुकसान नहीं, ये इंडिया की सोच नहीं होनी चाहिए। इंडिया को ना 3 चीजें करनी है। सबसे पहले तो इंडिया ग्लोबल साउथ की आवाज बने। देखो यूएस, इजराइल और ईरान लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज का होता है। ऑयल के दाम बढ़ते हैं। तो इंडिया को ना ग्लोबल साउथ की आवाज उठानी होगी। आप ना ईरान का पक्ष लो ना यूएसए का पक्ष लो, लेकिन गरीब देशों की आवाज उठाओ। दूसरा इंडिया को क्या करना होगा? दूसरा इंडिया को यह करना होगा, हमें देखो पाकिस्तान जो मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है ना, इस शांति वार्ता के फेल होने की दुआ नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ये पाकिस्तान की मीडिएटर भूमिका सफल नहीं होती है तो फिर देखो इंडिया को वो गैप फिल करना चाहिए, फिर इंडिया को ट्राई करनी चाहिए। ये शशि थरूर का मानना है। तीसरा, देखो अभी ना पाकिस्तान मीडिएशन करवा तो रहा है, जैसा मैंने पहले भी कहा, इसमें बहुत सारे रिस्क हैं। ईरान का जिद्दीपन एक रिस्क है। इजराइल हमेशा वोलेटाइल रहता है, गुस्सा दिखाता है। वहां पे तो ना ट्रंप, अगर वहां पे नेतान्याहू जो है वो शांति की बात कर भी लें तो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भड़क जाती है कि तुमने क्या कर लिया, कुछ नहीं कर पाए तुम। वहां पे तो मतलब एक्सट्रीम लेवल का एग्रेसिवनेस दिखता है ईरान की पॉलिटिक्स में, इजराइल की पॉलिटिक्स में। समझ गए? अभी नेतान्याहू चाह के भी शांति नहीं ला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो ओपोजिशन लीडर्स हैं ना, वो बोलते हैं तुमने कुछ हासिल ही नहीं किया युद्ध से, तुमने कुछ हासिल नहीं कर पाए, तुम्हें और एग्रेसिव लड़ना चाहिए था, ये वो। मतलब सोच के देखो कितना ज्यादा गुस्सा देखने को मिलता है इजराइल में। तो बात यही है कि पाकिस्तान का जो रोल है खतरों से खाली नहीं है, और मौका मिले तो हमें अपना गैप फिल करना चाहिए। और इंडिया को गल्फ से अपने लिए जो सप्लाईज है ना वो सुनिश्चित करनी होगी अभी, क्योंकि शांति होती है तो सप्लाई आसानी से सिक्योर की जा सकती है। तो अभी रिलेटिवली सीज फायर हुआ है, तो अपनी सप्लाईज सुनिश्चित करे इंडिया। फिर लास्ट में देखो राइटर ये बोलते हैं 2026 की जो दुनिया है ना वो यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है जहां पे सिर्फ अमेरिका की चलेगी। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, और चाइना जो है, इवन दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो भी बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स की भूमिका निभा रहे हैं। आज पाकिस्तान मीडिएशन की भूमिका निभा रहा है, तो उसमें चाइना का भी रोल है, चाइना का भी सपोर्ट है। तो इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में ना इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब अपने जो फैसले हैं वो खुद से लेने की जो आज़ादी है वो मेंटेन करनी होगी। हमें देखो शांति चाहिए, और उस शांति को लाने वाला मीडिएटर, ब्रोकर कोई भी हो, पाकिस्तान हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, शशि थरूर का आर्टिकल था। ये पॉइंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। कीवर्ड्स हैं जीरो सम गेम, स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी, डिप्लोमेटिक फिग लीफ, सेक्टेरियन स्पिलओवर, कनेक्टिविटी मैट्रिक्स, ये आप यूज कर सकते हो। प्रीलिम का क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ये प्रीलिम के कुछ फैक्ट्स हैं।
सिया पॉपुलेशन, ईरान पाकिस्तान शेयर्ड बॉर्डर 900 किलोमीटर का, ऑपरेशन सिंदूर, छबार पोर्ट, इतने मुश्किल नहीं है, इजी है। ये मेंस का क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है, आज का दूसरा मेंस का क्वेश्चन है, ये भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ग्लोबल साउथ वाला। अब आगे चलते हैं। अच्छा ये भी देख लीजिए, 2020 में और 2019 में ये क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे थे, रिलेटिव थोड़े थोड़े, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है आज के आर्टिकल के आधार पे, लेकिन पॉइंट्स यूज हो जाते हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो हायर एजुकेशन से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 है ना, ये बोलता है कि 2014-15 में ना हमारे पास में कितने कॉलेज थे, 51,534 हायर एजुकेशन के संस्थान थे, लेकिन आज ये नंबर जो है वो 70,000 को पार कर गया है। लेकिन एक टेक्निकल टर्म है GER, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो। ग्रोस इनरोलमेंट रेशो मतलब 18 से 23 साल के एज ग्रुप में कितने बच्चे एक्चुअल में कॉलेज जा रहे हैं, समझ गए? यानी 100 हैं तो कितने बच्चे जा रहे हैं। तो इंडिया का ग्रोस इनरोलमेंट रेशो 2022-23 में सिर्फ 29.5% था। मतलब इस एज ग्रुप में अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से सिर्फ 29.5 ही हायर एजुकेशन संस्थान जा रहे हैं। देखो 70,000 कॉलेज क्रिएट करने से काम नहीं चलता अगर बच्चे जा ही नहीं रहे हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बच्चे हायर एजुकेशन हासिल करने जा रहे हैं? 3 चैलेंज हैं। सबसे पहले है एक्सेस चैलेंज, मतलब रीजनल और सोशल ग्रुप्स में ना काफी भेदभाव है, सबको बराबर का मौका नहीं मिल रहा है। दूसरा अफोर्डेबिलिटी चैलेंज, पढ़ाई बहुत महंगी है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। तीसरा क्वालिटी चैलेंज, एडमिशन तो मिल गया लेकिन क्या सच में जॉब मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस वजह से बहुत से बच्चे नहीं जाना चाहते कॉलेज में। राइटर सॉल्यूशन देते हैं स्कॉलरशिप का, मतलब अगर देखो हमें ना हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट्स बढ़ाने हैं ना, तो सिर्फ अमीर बच्चों को अट्रैक्ट करने से काम नहीं चलेगा, हमें उन बच्चों को लाना है जो पैसे और डिस्टेंस के कारण ना स्कूल में आ नहीं रहे हैं। तो यहां पे काम आएगा स्कॉलरशिप, समझ गए? अभी सरकार के ना काफी सारे इनिशिएटिव हैं स्कॉलरशिप के लिए। जैसे देखो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ना इंटरेस्ट पे सब्सिडी देती है। मान लो मैंने एजुकेशन लोन लिया, वैसे इंटरेस्ट था 8%, सरकार बोलेगी आप 8% मत दीजिए, आप सिर्फ 3% दे दीजिए, आपकी तरफ से 5% इंटरेस्ट हम दे देंगे, समझ गए? इंटरेस्ट पे सब्सिडी। एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, सारी स्कीम्स का एक ही पोर्टल बना दिया, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, हर साल देखो लगभग 82,000 जो स्कॉलरशिप्स हैं वो मिलती हैं इस सेंट्रल सेक्टर स्कीम के थ्रू, यूजी में, पीजी में, प्रोफेशनल कोर्सेज में, और कॉर्पोरेट सीएसआर और एनजीओ भी कंट्रीब्यूट करते हैं। राइटर बोलते हैं देखो पहले ना पुराना अगर आप इतिहास उठा के देखोगे ना, पहले मॉडल बढ़िया हुआ करते थे। जैसे तकसीला यूनिवर्सिटी थी, तकसीला यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पढ़ने आता तो 5 ऑप्शंस होते थे, या आप पूरा पूरा पेमेंट दे दो सीधा सीधा, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप लर्न करो और साथ के साथ कमाओ, मतलब टीचर को सर्व करो, टीचर के लिए काम करो पढ़ते पढ़ते। नेक्स्ट है डेफर एंड पे, आप पहले एजुकेशन कंप्लीट कर लो, एजुकेशन हासिल करने के बाद आपकी जॉब लग जाए तो आप अपना पैसा चुका देना। फिर है रीजनल स्कॉलरशिप, होम टाउन या विलेज जो है वो बच्चों को पढ़ाते थे। और सबसे लास्ट में चैरिटी सपोर्ट, यानी कम्युनिटी डोनेट करती थी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को। तो 5 ऑप्शन हुआ करते थे तकसीला यूनिवर्सिटी में। अभी क्या करना होगा हमें, अभी क्या होगा, स्कॉलरशिप मिलती है ना कई बार 1 साल के लिए मिलती है, हर साल रिन्यू होती है। नहीं भाई, आप ना 3-4 सालों के लिए फिक्स कर दो। और रीजन बेस्ड स्कॉलरशिप होनी चाहिए, जहां पे देखो अभी कॉलेज नहीं है, जो गरीब इलाके हैं वहां पे स्कॉलरशिप ज्यादा दो, और प्रोग्राम स्पेसिफिक पाथवेज दो। मतलब कि अभी एआई में जॉब्स की जरूरत है, मतलब जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जिन स्किल्स की डिमांड है ना मार्केट में, उससे रिलेटेड आप स्कॉलरशिप दो। वो चीज आप फ्री में सिखाओगे तो बच्चा सीखेगा और उसकी डिमांड भी है, जॉब भी लग जाएगी। नेक्स्ट है पॉलिसी एंड एंडाउमेंट सपोर्ट, मतलब टैक्स बेनिफिट दो आप एंडाउमेंट्स पे, टैक्स ना लगे, टैक्स पे बेनिफिट दो, ये सब चीजें आप करो।
अशोका यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया जाता है। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आप यूज कर सकते हो। वहां पे ना नीड सेंसिटिव मॉडल है, एडमिशन मेरिट के बेस पे होता है, लेकिन एबिलिटी भी देखी जाती है पे करने की। आईएसबी स्कूल है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस स्कॉलरशिप मिलती है, यंग लीडर्स प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप मिलती है। यूएसए में भी स्कॉलरशिप का बहुत बढ़िया इकोसिस्टम है। चाइना में प्रोविंस लेवल पे और सिटी लेवल पे स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन हमारे देश में कम है, तो हमें स्कॉलरशिप ठीक करनी है। ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो आंसर्स में, और ये प्रीलिम का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तीसरा, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है मेंस का, आपको अटेम्प्ट करना है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।